हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एडीओ की परीक्षा 15 जून 2025 को होने वाली है। उसकी तैयारी कैसी की जाए और कैसी रणनीति होनी चाहिए और किस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इन सब पर हम पहले बात करते हैं। तो अगर हम 2017 का सिलेबस देखें, 2017 का जो सिलेबस था उसमें 5 सब्जेक्ट्स थे। एक सीजीजीएस, हिंदी, पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास। जो 2017 में पेपर हुआ था वो 150 मार्क्स का था, तो ये सारे सब्जेक्ट्स 30-30 मार्क्स के थे। अगर हम बात करें इसकी रणनीति कैसी हो, तो सीजीजीएस, हिंदी और पंचायती राज, ये तीनों सब्जेक्ट जो सबसे बन जाएंगे, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन, तो इस पर हम थोड़ा कम फोकस करें। और जो इससे क्वेश्चन आए भी तो इसमें बेसिक सा भी क्वेश्चन आए तो हम इससे गलत ना करें, इस टाइप से हमारी तैयारी होनी चाहिए। और आजीविका और ग्रामीण विकास है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं आज से जो पढ़ाने वाली सब्जेक्ट वो हमारा होगा आजीविका। मैं कोशिश करूँगी कि आजीविका सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आए वो छूटे ना। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम इसी सिलेबस को आधार मानकर पढ़ें। और अगर अभी का जो ट्रेंड देखें उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो सके तो ये 20-20 नंबर का आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको आजीविका सब्जेक्ट्स जो पढ़ाऊँगी वो लिख कर पढ़ाऊँगी, ताकि आप साथ साथ लिखेंगे या देखेंगे तो आपको याद हो जाए चीज़ें। इसका एमसीक्यू भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम आजीविका का सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। तो ये है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। प्रश्न पत्र के इस भाग से 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पुराना सा सिलेबस है, तो उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए देखते हैं। इकाई 1 है यूनिट 1, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। यूनिट 1 है ये। इकाई 2 है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इकाई 3 है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। इकाई 4 है संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया। इकाई 5 है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। इकाई 6 है बाजार, परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि। इकाई 7 है पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। मैं इसको इस टाइप से पढ़ाऊँगी ताकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इकाई 1 देखेंगे, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इस टॉपिक को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 क्या है? भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनरीकरण,
पशुपालन आदि, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, इन सबको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आजीविका होता क्या है। ठीक है, आजीविका क्या होता है? आजीविका का अर्थ क्या होता है? आजीविका का अर्थ होता है जीवन यापन करने का साधन। इसको लिख सकते हैं हम, आजीविका का अर्थ होता है जीवन यापन का साधन। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आजीविका का अर्थ होता है, तो क्या होता है? जीवन यापन का साधन या समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो हम व्यवसाय करते हैं उसको भी आजीविका कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा पूछे कि आजीविका की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? जीवन यापन करने के लिए किया जाने वाला कार्य जो मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो क्या है ये? जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य जिसे मनुष्य अपने जीवन मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी करता है। क्या हुआ? जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य जिससे मनुष्य अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करता है। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है? तो शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, ऋण सेवा, रोजगार। इसमें क्या क्या आते हैं अगर पूछा जाए कि आजीविका में क्या क्या आ सकते हैं, तो शिक्षा है। शिक्षा इसलिए मतलब जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है। शिक्षा से हम अपने दिमाग को खोल सकते हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए। स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बैंकिंग भी ज़रूरी है। बैंकिंग इसलिए, बैंकिंग में ऋण सेवा आजकल तरुण ऋण, ऐसा कुछ कुछ ऋण मिलता है ना, इसलिए ये ज़रूरी है। स्वरोजगार, रोजगार जरूरी है, मतलब बिजनेस, स्वरोजगार, बिजनेस और रोजगार ये सब जरूरी है। तो आपको पता चल गया आजीविका का अर्थ क्या होता है? जीवन यापन का साधन। ठीक है, इसकी परिभाषा, तो जीवन यापन करने के लिए किया जाने वाला कार्य जिससे मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर ले, वो क्या होता है? आजीविका कहलाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है, बैंकिंग सेवा मतलब ऋण मिल सकता है बैंक से, इसलिए वो ज़रूरी है। स्वरोजगार, बिजनेस कर सकते हैं, रोजगार कि हम कहीं जॉब कर सकते हैं, तब तो हम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे ना। ठीक है, अब देखते हैं यूएनडीपी ने एक इसे परिभाषित किया है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें परिभाषित किया गया है आजीविका को। बोला गया है आजीविका वह साधन है जिसमें व्यक्ति या समुदाय अपने संसाधनों, क्षमता और गतिविधियों के माध्यम से जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या बोला है? आजीविका वह साधन है जिसमें व्यक्ति या समुदाय अपने संसाधनों, क्षमताओं और गतिविधियों के माध्यम से
जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। आजीविका वह साधन है जिसमें व्यक्ति या समुदाय अपने संसाधनों मतलब रिसोर्स, क्षमताओं, कैपेबिलिटी और गतिविधियों के माध्यम से जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब हमारे हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं? पानी है, भूमि है, जल मतलब पानी, हाँ वही, क्या क्या है, खेत है, ये सब पता रहेगा तब तो हमारे पास संसाधन पता होगा, तब तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे। क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम कितना काम कर पाएंगे, ये सब हमारी गतिविधियाँ कहाँ तक हो सकती है, इसके माध्यम से ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ये परिभाषा किसने दिया था? यूएनडीपी ने। क्या क्या इसमें आपको की पॉइंट याद करना है कि व्यक्ति या समुदाय जो संसाधन, क्षमता और गतिविधियों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो यूएनडीपी ने परिभाषा दिया था। अब आजीविका के प्रमुख घटक क्या? आजीविका के प्रमुख घटक, तो इसके 4 घटक होते हैं। कितने? 4। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला है संसाधन, जो मैंने बताया था, रिसोर्स। सेकंड है कौशल, स्किल। रिसोर्सेस, स्किल, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट बोलते हैं जिसको, आर्थिक साधन, इकोनॉमिक मीन्स। संसाधन क्या हो सकते हैं? भूमि, पानी, जंगल, मवेशी। अब रिसोर्स कैसे होंगे? देखिए मैं बताती हूँ। संसाधन, हमारे पास रिसोर्स भी तो होने चाहिए। भूमि, अगर भूमि है तो हम आजीविका के लिए खेती कर सकते हैं। पानी है तो हम खेती कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। जंगल है तो लकड़ी के कुछ फर्नीचर्स बना सकते हैं या जड़ी बूटी बेच सकते हैं। मवेशियाँ हैं तो भी हम कुछ कुछ कर सकते हैं, उनके गोबर से कुछ आजीविका का साधन बना सकते हैं। मवेशियाँ बेच के भी हम अपना आजीविका चला सकते हैं। ये सब। स्किल क्या होता है? व्यक्ति के पास शारीरिक और मानसिक क्षमता, शारीरिक और मानसिक क्षमता। अगर हमारे पास रिसोर्स है और स्किल नहीं है तो भी कोई काम का नहीं। शारीरिक क्षमता मतलब हम शरीर से स्ट्रांग हो, मानसिक हम दिमागी तौर पे स्ट्रांग हो कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो हम कैसे भूमि का, पानी का यूज़ करेंगे, तो वो मानसिक क्षमता भी होनी चाहिए। सामाजिक समर्थन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिवार और समुदाय का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। समुदाय का समर्थन ये कैसे होगा? सामाजिक समर्थन मतलब परिवार का समर्थन है तब तो हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं या हम अपना आजीविका चलाने के लिए बाहर जा पा रहे हैं। समुदाय का समर्थन है। अगर परिवार ही सपोर्ट ना करे तो हम अपना आजीविका कैसे चलाएंगे, या हम अपनी जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, कुछ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है सामाजिक समर्थन। नेक्स्ट है आर्थिक साधन। आर्थिक साधन मतलब पैसे होंगे या रोज़गार, जॉब करेंगे तब तो साधन आएगा ना हमारे पास, तो ये रोज़गार आएगा। स्वरोज़गार, बिजनेस कर सकते हैं अपन। ऋण व्यवस्था, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, पैसे के लिए तो ऋण व्यवस्था है। ऋण व्यवस्था रहेगी तो हम पैसे उधार लेके हम अपना आजीविका मतलब चलाने के लिए कुछ बिजनेस कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ये अब आजीविका के उदाहरण देखते हैं। आजीविका का उदाहरण,
अब ये क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के लिए क्या होगा, आजीविका चलाने के लिए, और शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में हम कृषि कर सकते हैं आजीविका के लिए, मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, वानिकी, ये सब। और शहरी क्षेत्र में हम व्यापार कर सकते हैं, नौकरी, स्वरोजगार, बिजनेस, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब कृषि, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका, टॉपिक तो हमारा यही है कि भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका। ठीक है, इसका मैं एक हेडिंग डालती हूँ, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको बोलते हैं, तो कृषि को बोलते हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या होता है, कृषि होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर ही डिपेंड रहती है, मैक्सिमम 80% बोल दिया जाए तो कृषि ही करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप इसे लिखेंगे हाईलाइट करके। भारतीय अर्थव्यवस्था का ऋण क्या है, कृषि है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भी है। आधार भी कृषि ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती बल्कि बड़े पैमाने में रोजगार भी प्रदान करती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि होता है। बताइए ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण आजीविका बोल दिया जाए, उसका भी स्रोत क्या है, कृषि है। कृषि ना केवल खाद्य सुरक्षा देती है, खाने के लिए ही हम, भोजन करने के लिए हम धान उगाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये रोजगार देती है। बड़े पैमाने पर रोजगार देती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। अब आप बताएंगे पंचायती राज कौन सी विषय का सूची है। ठीक है, जैसे कृषि राज्य विषय का सूची है, राज्य सूची का विषय है। आप बताएंगे पंचायती राज किस सूची का विषय है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ऋण क्या है, तो कृषि है। कृषि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका, तो क्या क्या भूमिका होती है भारतीय कृषि का। कृषि का, भारतीय कृषि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका हो सकती है,
तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार देता है कृषि, रोजगार का स्रोत है गांव में कृषि। दूसरा, ग्रामीणों का विकास करता है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा देता है, भूखे नहीं मरते। अब इंसान खेती कर रहा है तो अपने लिए तो उगाएगा ही, प्लस रोजगार प्राप्त होगा उसे। कच्चे माल का स्रोत होता है ये, रॉ मटेरियल का। निर्यात में योगदान देता है, जो भी निर्यात किया जाता है उसमें ग्रामीणों का बहुत योगदान रहता है क्योंकि वही उगाते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करता है। विकास करते हैं। ये ना क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में, कूट वाले प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय कृषि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका है। ऑप्शन देगा रोजगार का स्रोत, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, कच्चे माल का स्रोत, आयात में योगदान, ऐसा कुछ एक गलत करके दे सकता है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। मैं समझा दी हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि रहेगा तो रोजगार प्राप्त होगा, हम भटकेंगे नहीं, पैसा आ जाएगा हमारे पास। ग्रामीण विकास होगा, खाद्य सुरक्षा मिलेगी, कच्चे मालों का स्रोत होगा, निर्यात में योगदान होगा, ध्यान रखेंगे निर्यात में, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास होगा। तो इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग है ये सब्जेक्ट्स क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूर बनेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। एक दो बार देखने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ठीक है। अब है भारत की लगभग 58% जनसंख्या कृषि करती है। कृषि एवं उससे जुड़े रोजगार करती है। और छत्तीसगढ़ की लगभग 80%, ध्यान रखेंगे 80% जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े रोजगार करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है, तो 58%, और छत्तीसगढ़ की तो 80%, ठीक है। अब देखते हैं हमको ये पता रहना चाहिए कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही कि ये क्वेश्चन व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा ही गया है कई बार कि विनिर्माण कौन से क्षेत्र का है, मत्स्य पालन कौन से क्षेत्र का है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि कौन से क्षेत्र का है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा लगेगा आपको टाइम, लेकिन अब पोस्ट पाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जो प्रकृति से प्रदत्त साधन होते हैं, प्रकृति से, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, और ये आता है खनन उत्खनन, ठीक है।
आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, तो ऑप्शन देगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और एक विनिर्माण दे देगा। तो ध्यान रखना खनन उत्खनन आता है। विनिर्माण किस में आता है? विनिर्माण द्वितीयक में आता है और निर्माण, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तृतीयक क्षेत्र में आते हैं जितने भी सेवा सर्विस दी जाती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, यातायात, संचार, होटल, अस्पताल, जहाँ सेवा दी जाती है, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन उत्खनन। द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं दो ही, विनिर्माण, निर्माण। तृतीयक क्षेत्र में आते हैं बैंकिंग, जितनी भी सर्विस दी जाती है, बैंकिंग एक सर्विस है, बीमा, यातायात, संचार, होटल, अस्पताल, ये सब क्या है? सर्विसेज है। ठीक है, ये सब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट है, भारत में कौन कौन से फसल होते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं ये भी। भारत के प्रमुख फसल, भारत के प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? तो इसमें बहुत सारे हैं। खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, वाणिज्य फसल है जिसको नकदी फसल कहते हैं, औद्योगिक फसल है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल, इसकी क्या विशेषता होती है कि ये वर्षा ऋतु के समय होता है। ठीक है, इसका जून में बुआई होता है। बुआई कब होता है? जून जुलाई में। और कटाई अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सी आती है? अच्छा, इसमें ये भी पता होना चाहिए कि खरीफ फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और प्रमुख फसल होते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो होता है इसमें चावल, धान जिसे बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, ये सब क्या होते हैं? खरीफ फसल होते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, चावल, मक्का, ज्वार, और एक दे देगा गेहूँ। गेहूँ जो कि रबी फसल है। तो आप ये फसलें भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा, रबी फसल। रबी फसल ये क्या होता है? इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सर्दी ऋतु में होती है और इसमें अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च में काटा जाता है। इसमें ठंडे और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें जल की आवश्यकता ज़्यादा होती थी ना, वैसे इसमें ठंडे और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ये भी सिंचाई पर निर्भर होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर, ये सब क्या होते हैं? रबी फसल। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक दो बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर है जायद फसल। जायद फसल क्या होता है?
जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो लगाया जाता है, मार्च से जून के टाइम। देखिए, मार्च में रबी फसल की कटाई हो जाती है और जून में क्या होता है, खरीफ फसल की बुआई होती है। तो मार्च से जो जून का बीच रहता है टाइम, उसी में क्या करते हैं कि जायद फसल लगाते हैं। ये कैसा रहता है, गर्म एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है इसमें। यह भी सिंचाई पर आधारित होता है। जितनी भी खेती होगी वो तो सिंचाई पर ही आधारित होगी, ध्यान रखेंगे ये बात तो आप सभी को ही पता होगा। और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, तरबूज, खरबूज, खीरा, तिल, सूरजमुखी जिसे सनफ्लावर बोलते हैं, ये सब। और एक और होता है वाणिज्य फसल। वाणिज्य फसल जिसको नगदी फसल भी बोलते हैं। इसको क्यों लगाते हैं, तो बाज़ार में बिक्री के लिए उगाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, बाज़ार में बिक्री के लिए उगाई जाती है। इसका जो दाम होता है बहुत उच्च मूल्य का होता है, उच्च आर्थिक मूल्य का होता है। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो गन्ना हो जाता है, कपास हो जाता है, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ये सब क्या होते हैं, वाणिज्यिक फसल होते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको 4 ही बताई हूँ। बहुत सारा बताने से वीडियो लंबा भी हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने बताया। तो आप ध्यान रखेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल और वाणिज्य फसल। इसमें कृषि साग भी दिया जाता है, ये भी जानना चाहिए हमें। तो कृषि साग जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, अल्पकालीन ऋण होता है, मध्यकालीन ऋण होता है, दीर्घकालीन ऋण होता है। मैं आपको बस थोड़ा सा इसमें और बता देती हूँ। कृषि साग, कृषि साग क्या होता है, कृषि को जो ऋण दिया जाता है, क्या होता है, कृषि को ऋण देना ही क्या कहलाता है, कृषि साग कहलाता है। तो ये तीन टाइप से होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, यहाँ ऋण लिख लेंगे, और एक है दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण जो होता है वो 15 माह से कम के लिए दिया जाता है। जो मध्यकालीन ऋण होता है वो 15 माह से 5 साल के लिए दिया जाता है। और जो दीर्घकालीन ऋण होता है वो 5 साल से अधिक के लिए दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये घरेलू और खेती के लिए दिया जाता है। ठीक है, और जो मध्यकालीन ऋण है वो पशु या कृषि के लिए ऋण दिया जाता है, कृषि उपकरण के। और जो दीर्घकालीन ऋण है वो भूमि खरीदने के लिए, तब तो हम खेती कर पाएंगे ना, महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए, इन सब के लिए दिया जाता है। आजकल व्यापम का थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। इसमें आपको कभी कभी पूछ दे रहा है कि राज्यवार किस कृषि में कौन सा उत्पादक राज्य अग्रणी है, ऐसा करके। तो मैं 2-4 आपको लिखा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अग्रणी उत्पादक राज्य, जैसे कि चावल के लिए, ये जो डेटा है ये नवंबर 2024 के लिए है। नया डेटा आया नहीं है अभी कृषि के लिए, तो यही है अभी। तो चावल के लिए जैसे पश्चिम बंगाल है,
मक्का के लिए है कर्नाटक, गेहूं के लिए है उत्तर प्रदेश, गन्ना के लिए भी उत्तर प्रदेश। कर्नाटक कहाँ, कॉफ़ी के लिए भी है कर्नाटक। केरल में है, सॉरी, रबड़ के लिए क्या है, कर्नाटक। ये जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैं बता दी हूँ। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो एक बार आप रीड कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट लगा, गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, कॉफ़ी, रबड़, ये सब लिखा दिया है मैंने, एक बार आप रीड कर लीजिएगा बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें खेती के प्रकार, कृषि पद्धति, कृषि में जो क्रांति पढ़ेंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वो जो हमारे टॉपिक में, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाई हूँ ताकि 20 नंबर के जो प्रश्न हमारे आए, 20 या 30 नंबर के, जो भी नया पुराना सिलेबस रहेगा तो 30 मार्क्स के पूछेंगे और नया आया तो 20 नंबर का पूछेगा। तो उसमें मैं चाहती हूँ कि हम 1-2 मार्क्स ही कम हो, बाकी पूरा स्कोर कर लें, इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ाई हूँ। तो आप 1-2 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे साथ साथ तो कवर हो जाएगा। और अगर वीडियो की स्पीड धीरे लगती है तो आप इसको बढ़ा के स्पीड देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। धन्यवाद। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।